नमस्कार, मेरा नाम हर्षित भारद्वाज है और आज मैं आप सब लोगों को एक उड़ान पर लेके चलूँगा। रायपुर से बर्मिंघम, बर्मिंघम से लंदन और लंदन से वापस दिल्ली की उड़ान पे। उड़ान में मेरा साथ देंगे मेरे साथी संदीप नायर, जो कि एक लेखक, आलोचक, एक्स जर्नलिस्ट और बेहद उम्दा इंसान, जो रायपुर से बर्मिंघम, बर्मिंघम से लंदन, लंदन से दिल्ली की उड़ानें भरते रहते हैं और अपने इस सफ़र के बारे में हमें बताएंगे। मेरा पहला सवाल बड़ा पेचीदा हो सकता है, मैं पेचीदा ही पूछता हूँ। पहला सवाल, कर्म भूमि और मातृभूमि के बीच में आप कैसे फंसे हुए हैं? फंसे हुए हैं या लटके हुए हैं या अधर में हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं? कर्म भूमि में मैं कर्म कर रहा हूँ, वहाँ मेरा शरीर और मेरा दिमाग लगा होता है और मातृभूमि में मेरा मन लगा होता है। अच्छा, तो सारा मन जो है वो मातृभूमि में लगा होता है और उस मन से मैं जो लेखन करता हूँ वो भी मातृभूमि के पाठकों के लिए ही करता हूँ। और कर्म भूमि में जो अपना IT कंसल्टेंसी का मेरा काम है, अंग्रेजी सरकार, बिल्कुल अंग्रेजी सरकार के लिए। अंग्रेजी सरकार के परचम तले हिंदी की आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। जी बिल्कुल। तो उसी से मेरा दूसरा सवाल है कि आप अंग्रेजी में भी लिखते हैं। हाँ। और आपकी लेटेस्ट किताब इंग्लिश में आई है जी, द कोसल, द क्रॉनिकल्स ऑफ कोसल ट्रिलॉजी है वो, ट्रिलॉजी। उसकी बुक 1 है रिवेंज ऑफ द चंडाल्स। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कहाँ ज़्यादा मन टिकता है? क्या करना क्या चाह रहे हो आप? देखिए, मन तो हिंदी में ज़्यादा लगता है, हिंदी मातृभाषा है। मैंने कहा मन तो मातृभूमि में लगा हुआ है, यहीं अटका हुआ है, वहीं अटका हुआ है। लेकिन दिमाग अंग्रेज़ी की ओर भागता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ी में पाठक ज़्यादा है, रीडर ज़्यादा है, किताबें ज़्यादा बिकती हैं, ग्लैमर अंग्रेज़ी का ज़्यादा है, तो दिमाग अंग्रेज़ी की ओर जाता है, मन हिंदी की ओर जाता है। सेक्सुअल यौन आज के ज़माने की कहानी से 1000, 1200, 1500 साल पीछे गए आप, लगभग 2-2,500 साल पीछे गए। वो किताब पहले लिखी थी आपने? वो पहले मैंने हिंदी में लिखी थी, द क्रॉनिकल्स ऑफ कोसल, फिर वो अंग्रेज़ी में भी आई। हाँ, हिंदी में लिखी थी। तो आप किस टारगेट ऑडियंस के लिए लिख रहे थे? क्या आप अंग्रेज़ों के लिए लिख रहे थे या हिंदुस्तानियों के लिए लिख रहे थे, या एक लेखक जो मानता है कि जी सब के लिए लिख रहा हूँ मैं, सब पढ़ेंगे? दरअसल आपका क्या विचार था? जब लिखी थी तब तो सोचा यही था कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक साथ लिखी जाएगी और एक साथ छपेगी, प्रकाशित होगी। आप जुड़े हुए थे उस समय भी मेरे साथ। मैंने पहला ड्राफ्ट पढ़ा था। तो आपने पहला ड्राफ्ट पढ़ा था तो आपको सारी जानकारी है। लेकिन कुछ कारणवश जो है वो अंग्रेज़ी में उस समय ना आ पाई और सिर्फ हिंदी में ही आई उस दौरान। तो उस समय का देखिए, मैं भारत से गया, ब्रिटेन जा कर के रहने लगा और काफ़ी साल वहाँ रहा। और ये एक आम तौर पर एक लोगों को लगता है कि जब कोई यहाँ से ब्रिटेन या किसी भी पश्चिमी देश में जाता है भारत से, तो वो अपनी संस्कृति से, अपनी तहजीब से, अपने समाज से, अपनी परंपराओं से कट जाता है, वहाँ की संस्कृति को अपना लेता है, वहाँ की परंपराओं को अपना लेता है। लेकिन ये पूरे तौर पर होता नहीं है और बहुत बार इसका बिल्कुल उल्टा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिसमें कि भारत की पुरातन संस्कृति हो, पुरातन दर्शन हो, पुरातन अध्यात्म हो और उन सारी बातों को लेकर के एक ऐतिहासिक गल्प लिखा जाए, हिस्टोरिकल फिक्शन। तो वो मैंने पहले लिखा और वो साथ साथ में अंग्रेज़ी में भी लिखा जाता रहा, आप जानते हैं जैसा। लेकिन वो अंग्रेज़ी उस समय प्रकाशित नहीं हो पाया और जब वो पाठकों के बीच पहुंचा, हिंदी का गल्प, उसने पाठकों को बहुत आकर्षित किया, उसे बहुत अधिक जो कहना चाहिए प्रशंसा भी मिली। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वह एक मध्य उम्र और बुज़ुर्ग पाठकों के लिए अधिक है। जो आज का यंग रीडर है वो शायद उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो फिर मुझे लगा कि यंग रीडर के लिए, जो कि टीनेजर है, जो कि बहुत अच्छी साहित्यिक हिंदी भी नहीं जानता, क्योंकि उसकी हिंदी उस तरह की थी, तत्सम शब्दावली थी उसकी, क्योंकि पुरातन काल की कहानी थी। तो मुझे लगा कि कुछ आधुनिक भाषा में यंग रीडर्स के लिए लिखा जाए। तो फिर ये मैं डार्क नाइट मैंने लिखी। तो इस तरह से दोनों तरह के पाठकों को
जो मध्य उम्र के और बुज़ुर्ग पाठक हैं और जो बिल्कुल यंग रीडर्स हैं, उन दोनों के लिए। उसकी कोसल क्रॉनिकल्स की कुछ पृष्ठभूमि आप व्यूअर्स को बताएं। हाँ बिल्कुल। तो कोसल, जो क्रॉनिकल्स ऑफ कोसल है, ये सेट है, इसकी जो पृष्ठभूमि है ये उत्तर वैदिक काल की पृष्ठभूमि है। उत्तर वैदिक काल कहा जाता है जो महाभारत युद्ध के बाद का जो काल है, अच्छा, उस काल को कहा जाता है, जिसमें कि हमारा भारतीय समाज बहुत अधिक उथल पुथल से गुज़र रहा था। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत से राज्य टूटे भी थे और बहुत जनहानि हुई थी। तो वो जो एक उथल पुथल का पूरा दौर था, अनिश्चितता का दौर था, जिसे कि भारतीय इतिहास में डार्क एज भी कहा जाता है, जो फर्स्ट डार्क एज हमारे इंडियन हिस्ट्री का है। तो उस दौरान, उस पूरे दौर की ये कहानी है। और ये वो दौर था जिसमें कि जो बहुत उदारवादी वैदिक समाज था, जो धर्म जो काफ़ी उदार धर्म था, काफ़ी लचीला धर्म था, वो धीरे धीरे थोड़ा रूढ़िवादी हो चला था। समाज भी रूढ़िवादी हो चला था उस दौर में। बहुत से जो भारत के अलग अलग छोटे छोटे कल्ट थे, जो आदिवासी बहुत सारी मान्यताएं थीं, और एक भारत में एक श्रवण परंपरा जो भी रही है, जिससे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे धर्म निकले हैं, इनकी मान्यताएं भी वैदिक धर्म के साथ में जुड़ती जा रही थीं। तो ये एक बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था, और उसको मैंने इसमें बताया है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ और वह किस तरह से उसने प्रभाव डाला लोगों पर। तो ये मूल रूप से कोसल, जो उत्तर कोसल है और दक्षिण कोसल, ये दो अलग अलग राज्य रहे हैं। उत्तर कोसल तो जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान राम वहाँ से रहे हैं, भगवान दशरथ वहाँ, सॉरी, राजा दशरथ उसके राजा थे। और दक्षिण कोसल जो था, जहाँ भगवान राम की माता कौशल्या पैदा हुई थी, और विवाह के बाद महाराजा दशरथ को दक्षिण कोसल स्त्रीधन के रूप में मिला था। और फिर जब भगवान राम ने अपने राज्य का बंटवारा किया तो उत्तर कोसल उन्होंने लव को दिया और दक्षिण कोसल कुश को दिया, और फिर उत्तर कोसल को उन्होंने लाहौर तक पहुंचाया। लव के नाम पर लाहौर बना, और कुश ने भी दक्षिण कोसल का विस्तार किया। तो आज का जो यूथ है, उसको ये क्यों पढ़नी चाहिए? आज के यूथ को पढ़नी चाहिए ये इसलिए, आज के यूथ तो बॉलीवुड से और हॉलीवुड से और नेटफ्लिक्स से और यूट्यूब से बाहर आना नहीं चाहता। आप ले जाना चाह रहे हो 2500 साल पीछे। नहीं, तो आज के यूथ ने बाहुबली भी खूब देखी है, और उसे इतना इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। उसमें जो फैंटेसी है गज़ब की है। तो इसी तरह मेरी किताब में भी फैंटेसी गज़ब की है। इसमें एक जादुई यंत्र का जिक्र है, उस जादुई यंत्र के भीतर छुपे हुए अभिशाप का जिक्र है। तो वो काफ़ी फैंटेसी है, और उसमें खूबसूरत लव स्टोरी है। उसमें एक ब्राह्मण कन्या है जिसकी प्रेम कहानी है, और वो ब्राह्मण कन्या को समाज से निष्कासित कर दिया जाता है षड्यंत्र के द्वारा, और फिर वो चांडालों की सेना बना करके प्रतिशोध लेती है। खूबसूरत उसमें नगर वधुएँ हैं, तो उनकी भी अपनी प्रेम कहानी है, नगर वधुओं की भी। तो ये एक बहुत दिलचस्पी भरी किताब है। इसमें फैंटेसी खूब है, गल्प खूब है, सिर्फ इतिहास नहीं है। आपके जीवन से एक मैं लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहूँगा, जो यंग लेखक हैं बाहर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं। बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि यार पहले रोजी रोटी का इंतज़ाम करें या पहले अपनी आर्ट में लग जाएं, क्राफ्ट में लग जाएं। अब जो शुरुआती जो सफ़र है 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल तक, जो शायद आपकी आर्ट को, क्राफ्ट को निखारने का समय है, उस समय आपको रोजी रोटी में लगाना ही पड़ेगा, लगाना पड़ता है। मैंने भी वही किया है, आप भी वही कर रहे हैं, आप अभी भी कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो जो यंग लोग हैं उनको आप क्या एक्सपीरियंस सलाह दोगे? देखिए, अब
हम जिस पीढ़ी के हैं, हमारी पीढ़ी के साथ एक समस्या यह भी थी कि हमारे सामने उतने विकल्प भी नहीं थे और उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। यदि मैं उस दौर में लेखक बनना चाहता तो उस समय उस तरह के विकल्प मौजूद भी नहीं थे कि जिनके ज़रिए मैं एक सफल लेखक बन सकता था। बहुत मुश्किल था, उस समय का जो संघर्ष था वो बहुत मुश्किल था। आज संघर्ष यदि है भी तो सुविधाएं भी बहुत हैं, पाठकों तक पहुंचने के साधन भी बहुत हैं। तो जो लोग यदि वो कॉन्फिडेंट हैं और यदि वे वाकई अपनी प्रतिभा में यकीन रखते हैं तो थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, मैं ये कहूँगा। लेकिन यदि आपके मन में कोई भी दुविधा है तो बेहतर ये है कि जो आपको एक सुनिश्चित रास्ता है, जैसा कि हम लोगों ने चुना और चुन करके अपने आप को आर्थिक रूप से स्थापित कर लिया और फिर हम इस दिशा में लौट के आए। लेकिन हाँ, सही बात है कि वो जो यंग एज का जो जुनून होता है, जो जोश होता है, जो एनर्जी होती है, वो अब हमें उस स्तर की नहीं रह गई है। हालांकि जोश तो भी है लेकिन वो ऊर्जा नहीं रह गई, मैं कहूँगा। यू वुड विश कि मैं वापस 20 साल में जाके लेखन शुरू कर पाता। बिल्कुल, अगर तो मैं यही सलाह देंगे आप लोगों को? मैं ये सलाह दूँ, मुश्किल सलाह है क्योंकि सलाह देना बहुत आसान होता है, सलाह देना बहुत आसान होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि आप अपनी प्रतिभा पर आपको पूरा यकीन है, अपनी ऊर्जा पे पूरा यकीन है, क्योंकि लेखन के लिए एक चीज़ बहुत जो ज़रूरी है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छा लिखें, आप इसके लिए एक बहुत चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आप उसे अच्छी तरह छपवा सकें, अच्छी तरह प्रमोट कर सकें, अच्छी तरह मार्केट कर सकें, क्योंकि यदि आप उससे आजीविका कमाना चाहते हैं तो ये सारे स्किल भी सीखने बहुत ज़रूरी हैं। लेखन को राजनीतिक होना चाहिए या वो अनायास हो जाता है? राजनीति पर लेखन होना चाहिए, हर विषय पर, हर मुद्दे पर लेखन होना चाहिए, तो राजनीति पर क्यों ना हो। लेखक राजनीतिक नहीं होगा तो वो राजनीति पर लेखन कैसे कर पाएगा? एक विचारधारा का अगर उसने पल्लू नहीं पकड़ा होगा तो वो उसके विपरीत या उसके साथ वाली बात तो नहीं कर पाएगा। देखिए, लेखक को तो जीवन के हर तरह के विचार और हर तरह की भावनाओं को व्यक्त करना आना चाहिए। जिन्होंने प्रेम नहीं किया वो भी प्रेम पर लिख लेते हैं। तो ये लेखक में ये गुण तो होना ही चाहिए, ये प्रतिभा तो होनी ही चाहिए। राजनीतिक लेखन पे आप क्या कहते हैं? राजनीतिक एज इन जो प्रोपेगेंडा लिटरेचर जो आप देखते हैं कि कुछ लोग लेखन करते हैं, लेखन को यूज़ करते हैं एक तरह की विचारधारा का प्रसार करने के लिए या प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, जो कि एक काफ़ी वर्ल्ड ओवर एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर कुछ लेखक जो बड़े हो जाते हैं फिर उन लोगों को भी एक तरह से हायर कर लिया जाता है या ले लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आप एक सफल लेखक हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, क्या आपकी एक विचारधारा ऐसी है जो आपको मना करेगी कि नहीं मैं ये राजनीतिक काम नहीं कर सकता? क्योंकि आपको भी लेखन से प्रसिद्धि, यश, धन वो सब कमाने की चाह है। बिल्कुल, और मौका आपको भी मिलेगा। हाँ। तो राजनीति का और लेखन का संबंध को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वो बड़ा पवित्र सा एक लेखन में यदि आप के ऊपर दबाव आने लगे किसी भी तरह के, भले वो राजनीति का दबाव हो, भले वह धन का दबाव हो, भले वह प्रसिद्धि का, शोहरत का दबाव हो, यदि आप दबाव में लिखने लगते हैं या कोई भी कला आप जब दबाव में आकर के व्यक्त करने लगते हैं तो फिर वो आपकी जो नेचुरल प्राकृतिक कला नहीं रह जाती, फिर उसका जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो डिफीट हो जाता है। क्योंकि आप तो अपने भीतर की बात कहना चाह रहे हैं और यहाँ तो आपके ऊपर में फिर दबाव आने लगते हैं कि आप इस तरह का, इस विचारधारा का आप लिखें। तो ये बाहर से राजनीतिक दबाव है जो हर फील्ड के, हर कार्यक्षेत्र के लोगों में पर होता है। फिल्म वाले भी राजनीतिज्ञों के लिए फिल्में बनती हैं और वे आकर के उनके लिए जो है कैनवासिंग भी करते हैं, पत्रकारिता वाले करते हैं, बहुत से अलग कलाओं वाले भी करते हैं। इसलिए तो मैं जानना चाह रहा था कि लेखक, क्योंकि मैं मानता हूँ इस सारे कंटेंट क्रिएशन में सबसे पवित्र कड़ी है,
कला अपने आप में पवित्र है, हर तरह की कला पवित्र है। आपने जड़ को ही हाँ नहीं बिल्कुल, वो मैंने तो कहा कि किसी भी तरह का अगर आप दबाव आने दे रहे हैं आप अपनी कला के ऊपर में, तो वो आप उसकी पवित्रता का नाश कर रहे हैं। चलिए, अब ये तो बड़ी गंभीर बातें हो गई। कुछ हल्की फुल्की मैं जब हमेशा सोचता हूँ, मैं कुछ साल जब इंग्लैंड में रहा तो मैं हर बार जब वापस आता था तो मैं इंग्लैंड सिर्फ एक ही बार खुशी से गया, पहली बार। उसके बाद हर बार जब मैं वापस जाता था तो मैं बस जैसे तैसे अपने आप को लेके जाता था। आपको वापस जाते समय कुछ होता है ऐसा? पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। अब 20 साल हो गए हैं लगभग रहते हुए, तो वो एक दूसरा घर हो गया है। हाँ, आदत हो गई है अब वहाँ जा के रहने की। और अब तो बच्चे वहीं ज़्यादा रहते हैं, मैं ज़्यादा भारत आता हूँ, वो थोड़ा कम ही आते हैं। तो उनसे मिलने का बहुत मन होता है। 8-10 दिन भी अगर बाहर रह लो, उनसे दूर रह लो, तो वो खींचते हैं मुझे। लेकिन हाँ, भारत छोड़ करके जाने का दुख होता है। जब भी वापस जाता हूँ तो ये दुख होता है कि मैं भारत को छोड़ करके जा रहा हूँ। हाँ, आते रहेंगे और फिर आ जाएंगे। आते रहेंगे और हाँ आते रहेंगे, आएंगे। चलिए, इस नोट पे हम आपसे विदा लेते हैं। कल सुबह आपकी फ़्लाइट है जी। और बातें करते रहेंगे। अगली किताब जब आ जाएगी, हाँ, अब इसका पार्ट 2 आएगा, क्रॉनिकल्स कोसला का। अगली किताब काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी प्री ऑर्डरिंग में बिकी है। हाँ, अच्छी खासी चर्चा हुई है और अच्छे अब फीडबैक आने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि किताब लोगों तक पहुंचने लगी है और अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। तो आप ऐसे ही इंग्लैंड में हिंदी का परचम लहराते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं हिंदी में भी लिखूंगा और डार्क नाइट का पार्ट 2 भी। ऐसी गूंज करते रहें कि अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजों के यूरोप के कानों में धमाके की आवाज़ जाती रहे। बिल्कुल, और वो भी हिंदी में। हिंदी में। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।